नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं कहकर ही मानेंगे। इन दिनों कर्नाटक से एक और जिसे हम ज़बान कहते हैं फितना वो खड़ा हो चुका है। वो फितना है हलाल को लेकर। जी हां, आपको बखूबी याद होगा ये कर्नाटक ही था जहां से हिजाब का मुद्दा तूल पकड़ा था। हिजाब का मुद्दा तूल पकड़ा, उस पर खूब सियासत हुई, यहां तक कि सियासी बोर्ड से होता हुआ यह मामला अदालत तक जा पहुंचा। और अब कर्नाटक में एक बार फिर हलाल मीट के खिलाफ एक मुहिम चलाई जा रही है और कई ऐसी तंजीमें हैं जो शिद्दत पसंद तंजीमें हैं, वो इसके खिलाफ लोगों को बेदार करने की कोशिश कर रही हैं। वो उन लोगों को जिन्हें मुसलमान हम नहीं समझते या जो मुसलमान नहीं हैं, उन्हें ये कहकर बेदार करने का दावा कर रही हैं कि आप हलाल गोश्त या हलाल मीट क्यों खाते हो। इतनी ही तक बात नहीं रुकती, अब तक कई ऐसे मामले आ चुके हैं जिसके मुताबिक हलाल मीट का कारोबार करने वाले लोगों के खिलाफ शर्अंगेजी या उनके खिलाफ मार पिटाई के मामले भी सामने आए हैं। हालांकि कई लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई हमारी दुकान है, हम हलाल भी बेचेंगे, आप कहेंगे तो हम झटका भी आपको दे देंगे, लेकिन आपकी मर्जी। लेकिन यहाँ पर शायद मकसद कुछ और है, ऐसा लगता है, चूंकि जो सियासी मुबस्सरीन कह रहे हैं कि ये सब कुछ ऐसा लगता है जैसे आने वाले इंतखाबात के मद्देनजर किया जा रहा हो। अगर ये सब कुछ ऐसा नहीं होता तो कर्नाटक में ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की या बायोटेक्नोलॉजी की, जिनके कई ऐसे चेयरमैन हैं या एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स हैं, उन्होंने इसको लेकर सवाल उठाए हैं। हाल ही में किरण मजुमदार-शॉ ने, जो बायोकॉन के चेयरपर्सन है, एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन, उन्होंने बोम्बई साहब को, जो वहां के वजीर आला हैं, सीएम, उन्होंने एक ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि कर्नाटक हमेशा से इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ का पैरोकार रहा है और जो मजहबी मुनाफरत यानी जो समाज में रिलीजन के बेस पर जो डिवीजन बनाने की कोशिश हो रही है, इससे कर्नाटक की तरक्की को बहुत बड़ा झटका लगेगा। ITBT का उन्होंने नाम दिया, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। ये जो सेक्टर है जिसमें हम लीड कर रहे हैं, हमारे लीडरशिप को नुकसान हो सकता है, हमारी लीडरशिप ITBT की खत्म हो सकती है। ये किरण मजुमदार-शॉ ने बोम्बई साहब को लेटर लेकर बताया था। उसके बाद RK मिश्रा, जो लुलु साइकिल के आप कह सकते हैं कि चेयरमैन है, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जिन्होंने उसको इजाद किया और वहां बड़े पैमाने पर लोग लुलु साइकिल्स को यूज करते हैं। आपको भी किराए पर लेकर साइकिल को कहीं भी आप आ जा सकते हो। तो वो एक बहुत बड़ा एक IT से जोड़कर और उसे एक बहुत बड़ी कहा जा सकता है कि एक इंडस्ट्री थी। उनके जो एग्जीक्यूटिव हैं, उन्होंने भी कहा है कि जो किरण मजुमदार-शॉ ने जिस फिक्र का इजहार किया है वो बिल्कुल जायज़ है, वो लाहक है। तो सवाल आज इसी बात को लेकर है कि क्या सियासत ने हलाल को हराम कर दिया है, या फिर क्या सियासत ही वो है जो सिर्फ महज सियासी फायदे नुकसान के लिए लोगों के बीच तकसीम कर रही है, या फिर वाकई एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बात होनी चाहिए। अगर यह ऐसा मुद्दा है तो पहले से बात क्यों नहीं होती रही? पहले से लोग धड़ल्ले से हलाल मीट लेकर खरीदते रहे, खाते रहे। आज रेस्तोरां में आप जाते हैं, वहां ये पूछते भी नहीं है कि हलाल है या क्या आप खाते हैं। बहरहाल ये चूंकि मुद्दा है तो इस पर बात करना भी जरूरी है। हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं जो हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल रहेंगे। हमारे साथ शुभेंदु शेखर अवस्थी हैं, तर्जुमान BJP। हमारे साथ हैं असित नाथ तिवारी, तर्जुमान कांग्रेस। कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे नूर अहमद, जो JDS यानी जनता दल सेकुलर के लीडर हैं, कर्नाटक से हमारे साथ जुड़ेंगे, और अब्दुल रज़ाक खान जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वो भी हमारे साथ होंगे। अब मैं शुभेंदु शेखर अवस्थी सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं कि कर्नाटक में ऐसा क्यों है कि एक के बाद एक ऐसे मुद्दे कर्नाटक से सामने आ रहे हैं, चाहे वो हिजाब हो, चाहे वो मंदिर परिसर में ट्रेडर्स को बायकॉट करने की बात हो, वहां पर पोस्टर चस्पा किया गया कि जो मुस्लिम ट्रेडर्स हैं उन्हें यहां पर दुकान लगाने नहीं दिया जाएगा। अब हलाल मीट को लेकर ये बातें सामने आ रही हैं। देखिए विशाल साहब, हम और हमारी पार्टी और हमारी गवर्नमेंट इन सब चीजों पर बिलीव नहीं करती है, और हम लगातार हमारे देश में हलाल और झटका दोनों मीट को अलाउ किया गया हुआ है, जिसकी जो मर्जी हो वो करे। परंतु पिछले कुछ समय के साथ मैं देख रहा हूं कर्नाटका की जो स्थितियां हैं, पहले हिजाब को लेके एक बड़ा मसला खड़ा किया गया, जानबूझ के खड़ा किया गया। अब मैं ये भी देख रहा हूं मीट को लेकर भी इशू है। ये एक बहुत ऐसा विषय है जिसको हम ये कह सकते हैं कि आप ये समझो कि ये एक व्यक्तिगत विषय है। किसी को झटका खाना है या किसी को हलाल खाना है, इसमें आपने जैसा बिल्कुल ठीक कहा कि कई होटल्स हैं जिसमें तो ये भी नहीं मालूम है कि ये झटका है या हलाल है।
पर बहुत सारे लोग जिसको हम उपद्रवी कह सकते हैं, जो लोग गलत हैं, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए और इमीडिएटली इस तरीके की जो चीजें फैलाई जा रही हैं उसको बंद करना चाहिए, ये मेरा मानना है। क्योंकि हमारा विचार यही है कि हम और हमारी पार्टी का विचार यही है, सबका साथ और सबका विकास, सबके सब तरीके से हम सब लोगों को साथ लेके चलने को तैयार है। परंतु कुछ लोग अति उत्साह के कारण, चाहे वो क्यों ना बजरंग दल हो या फिर सिमी के बहुत सारे लोग जिन्होंने इस हिजाब वाले मसले को जानबूझ के खड़ा किया, और उसके बाद जो एक बहुत इंतहा हो गई कि जब कोर्ट ने भी ये डिसीजन दिया तो उन्होंने कहा डिसीजन तो आ गया है पर हम इसको मानेंगे नहीं। तो वो पूरा वर्ग है, कोई भी कहीं मानने को तैयार नहीं हो रहा है। मेरे को लगता है इन सब विषयों से निकलकर देश को प्रगति के उस पर आगे बढ़ाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, हमारे साथ नूर अहमद जो जेडीएस के लीडर है वो मौजूद है, और अब्दुल रज़ाक खां पॉलिटिकल एनालिस्ट वो भी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे। नूर साहब को मेरी आवाज मिल पा रही है क्या? जी मिल पा रही। नूर अहमद साहब बीजेपी के हमारे साथ तर्जुमान है, वो अभी कह रहे थे, मेरा अंदाजा है कि आप उसे सुन पा रहे होंगे उन्हें। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ मतलब उपद्रवी या जो कह ले कि जो एंटी सोशल एलिमेंट है वो ऐसी आवाजें बुलंद कर रहे हैं, जबकि बीजेपी का ऐसा कोई मत नहीं है। बीजेपी ये चाहती है कि इस बात की आजादी, कौन क्या खाए, हलाल खाए या झटका खाए, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। जेडीएस ने इस मौजू को किस तरह देखा है और किस तरह के हालात अभी वहां हैं, आप जरा बताएं। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी साहब एक ऐसे शख्स है जो कर्नाटक में इसके बारे में आवाज उठाए, असेंबली में और बाहर भी। आज सुबह में उनका प्रेस मीट था, उस प्रेस मीट में उन्होंने खुले अल्फाज से कह दिया है कि जिसको जो मर्जी है खाए। और इससे 2 दिन पहले भी उन्होंने प्रेस मीट करके बताया कि यहाँ के मुख्यमंत्री जो है वो बीजेपी के हैं, वो खामोश क्यों है, इस मामले पर सरकार क्यों नहीं कुछ कह रही है। ये कहते हैं कि बीजेपी इसमें कोई मकसद नहीं रखती है, कोई मतलब नहीं रखती है। हालांकि यहाँ तो बीजेपी का सरकार चल रहा है, बसवराज बोम्मई साहब चीफ मिनिस्टर है, एक आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। एच.डी. कुमारस्वामी साहब तो हर दूसरे दिन इसके बारे में आवाज उठा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या सरकार क्या कर रही है, सो रही है क्या जी। कोई इसको बोलने वाला क्यों नहीं है, समझने वाला क्यों नहीं है। जिसको जो खाना है वो खाने के लिए ये दिल्ली से उधर से इधर से बोलते हैं। इधर कर्नाटक में बीजेपी लीडर क्यों नहीं बोल रहा है, खुद मुख्यमंत्री क्यों नहीं बीच में आके बात करना चाहते हैं। नहीं, ईश्वरप्पा जो वहां मिनिस्टर है वो तो कह रहे हैं इस बारे में। क्या कह रहे हैं? कुमारस्वामी साहब तो आज सुबह में खुले अल्फाज से उनको फिर सवाल डाला है, आप क्यों तकलीफ दे रहे हैं लोगों को, जिसको जो मर्जी है वो खाएगा, आप क्यों यहाँ पे आके इख्तिलाफात कर रहे हैं, और हिंदू मुस्लिम में जो भाई भाई की तरह उनमें झगड़ा क्यों लगा रहे हैं, बोल के वो सीधा सीधा सवाल कर रहे हैं। जी, नूर अहमद साहब हमारे साथ हैं, जेडीएस लीडर, जिनको आप अभी सुन रहे थे। अब्दुल रज़ाक हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट, मैं उनके पास जाना चाहूंगा। अब्दुल रज़ाक साहब, कर्नाटक की आबो हवा में ऐसा क्या हो गया है कि वहां इस तरह के मामले एक के बाद एक सामने चले आ रहे हैं? हिजाब, उससे पहले ये खबरें आई थी कि साहिली इलाकों में धारदार जो है वो त्रिशूल या ऐसी बहुत सारी दूसरे हथियार भी बांटे गए लोगों को, इसको लेकर काफी खबरें आई थी। फिर हिजाब का मामला सामने आ गया, फिर उसके बाद जो है वो दुकानें ना लगाए देने को लेकर एक कैंपेन चलाई गई। फिर अब हलाल मीट का ये कैंपेन सामने आ रहा है कि हलाल मीट नहीं खाना है। मैं जानना चाहता हूं कि ये सब कुछ अचानक है या एक के बाद एक है, इसके पीछे क्या कोई स्ट्रैटेजी है, कोई प्लान है, कौन लोग हैं जो इसे आगे बढ़ा रहे हैं? और सरकार पर अगर ये सवाल उठ रहा है कि सरकार इसके बारे में खुलकर बोल नहीं रही है, तो ये ऐसा क्यों है? देखिए, आज के बिल्कुल बराबर 1 साल में यहाँ पर इलेक्शन होने हैं और बीजेपी सरकार अभी तक बीबीएमपी जो म्युनिसिपैलिटी के चुनाव होते हैं वो चुनाव नहीं कराई है। आज कर्नाटक के अंदर 110 रुपये पेट्रोल की कीमत है और 92 रुपये आपको डीजल की कीमत है। एक कमर्शियल गैस सिलेंडर 2500 रुपये इसकी कीमत है। 1000 रुपये घर का जो मामूली कुकिंग सिलेंडर हम लोग लेते हैं वो है। कहीं जाकर यहाँ के लोग सरकार से ये सवाल न कर दे कि भाई आपके वादे थे कि आप पेट्रोल डीजल की कीमत नीची करेंगे, खाने पीने के जो सामग्री होते हैं उसकी कीमत आप नीची करेंगे, लेकिन अब तो यहाँ महंगाई तो ऐसी बढ़ रही है। इन चीज कोई भी चीज पर जो बीजेपी सरकार यहाँ पर वादे की थी, एक भी वादा पूरा नहीं की। और इनका जो भ्रष्टाचार है जो कोरोना के टाइम पे इन लोगों ने किया, ये तो पूरे रियासत की जनता ने देखी है। अब जाकर के ये एक साजिश चल रही है, एक चालबाजी चल रही है
जिस तरीके में उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के खिलाफ एक मुहिम चलाकर एक सक्सेसफुल फॉर्मूला, इनकी नजर में यह सक्सेसफुल फॉर्मूला है कि मुसलमानों को आप टारगेट करें और हिंदू को इकट्ठा करके आप इलेक्शन जीतने की एक षड्यंत्र, एक साजिश, एक चालबाजी चली जा रही है। बिलखुसूस इसी की वजह से हिजाब वर्सेस केसरी हुआ, फिर उसके बाद टिप्पू सुल्तान की तारीख को टेक्स्ट बुक से मिटाने की बात हुई, फिर उसके बाद से मुगलिया बादशाहों की तारीख को टेक्स्ट बुक से मिटाने की बात हुई, फिर उसके बाद मदरसों को गवर्नमेंट के अंडर में लेने की बात हुई, फिर उसके बाद में स्कूल कॉलेज में भगवत गीता पढ़ाने की बात हुई, उसके बाद में झटका वर्सेस हलाल का ये मामला सामने आया। जो मंदिर के अतराफ जो मैदान होते हैं, जो रोड होता है, उस जगह पर हर धर्म के लोग वहां पर दुकानें लगाते हैं, एक मोहब्बत से त्योहार मनाए जाते थे। आज यहाँ पर ये एक गुस्सा, एक दुश्मनी, एक द्वेष का, एक आक्रोश का एक माहौल यहाँ पर पैदा किया गया सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने के लिए। आज जाकर के ये लोग अजान पर उंगली उठा रहे हैं, ये कहते हुए कि 2002 का एक सर्कुलर है, 20-20 साल पुराने सर्कुलर उठा के आज मुसलमानों को टारगेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बीजेपी अच्छे तरीके से जानती है कि वो चुनाव में इस तरीके से जाएगी तो कोई भी जो लोगों के पक्ष में, लोगों के हित में कोई भी काम नहीं हुआ है। तो इस वजह से ये जाफरानी ताकतें जाफरानी रंग घोलना चाह रही है। इसकी सख्त मुखालिफ अपोजिशन पार्टीज भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार खामोश है। कहीं हमारे मुख्यमंत्री की खामोशी, ये जो जाफरानी ताकतें हैं, इनके हाथ में एक लाइसेंस देने के बराबर आज ये काम हो रहा है। चलिए, मैं आपके पास फिर आता हूं। असित नाथ तिवारी हमारे साथ मौजूद, तर्जुमान कांग्रेस। असित, आप अभी सुन रहे होंगे जो हमारे अलग अलग पैनलिस्ट अपनी बात रखी है। शुभेंदु शेखर अवस्थी है बीजेपी के तर्जुमान, सीधे तौर पर कहते हैं कि बीजेपी का ऐसा कोई एजेंडा नहीं है, डेमोक्रेसी है, खाने पीने की आजादी, जो लोग चाहे जो चाहे वो खाएं। लेकिन उसके बावजूद ये देखा जा रहा है कि कुछ तंजीमें, कुछ संगठन लगातार इस तरह के मुहिम चला रहे हैं और उनके अंदर कोई खौफ नहीं है। दूसरी तरफ दूसरी पार्टियां वो कह रही हैं कि सीएम जो है इस बारे में खासतौर से उन्होंने चुप्पी साधी हुई है। कॉर्पोरेट्स की जो बड़ी बड़ी लीडर्स हैं वो भी इस पर सवाल उठा रहे हैं। असित नाथ तिवारी, देखिए, अवस्थी साहब ने एक शब्द दिया कि उपद्रवी लोग हैं, इसलिए मैं भी किसी संगठन या किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लूंगा, मैं भी इन्हें उपद्रवी ही कहूंगा। और ये उपद्रवी कौन है? एक एजेंडा तय किया जाता है और एजेंडा जब तय होता है किसी संगठन की तरफ से, उस तरह का संगठन जिनमें उपद्रवी लोग शामिल हैं या जिनके इशारे पर उपद्रवी ये सब कर रहे हैं, वो संगठन एक एजेंडा तय करता है। माफ कीजिएगा विशाल जी, बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं, और मीडिया का एक बड़ा हिस्सा उस एजेंडा को सेट करने में अपनी पूरी ताकत लगा देता है। पूरी ताकत मतलब आग और बारूद एक संगठन इकट्ठा करते हैं, उस आग और बारूद को उपद्रव जब ये आग और बारूद उपद्रवियों के हाथ में थमा दो ताकि वो समाज को जला दे और ये समाज सुलग जाए, ये समाज जल जाए। और उपद्रवी, जो असली उपद्रवी है, वो आराम से सफेद कपड़े पहन के अपने घर में बैठा रहता है और बाहर पूरा का पूरा मोहल्ला, पूरी कॉलोनी, पूरी बस्ती जला दी जाती है तो हत्याएं हो जाती है। बड़ी विनम्रता से कह रहा हूँ आप मीडिया कर्मियों को, इस देश को बर्बाद करने में उन उपद्रवी संगठनों की जितनी भूमिका है, उससे बड़ी भूमिका इस वक्त आप मीडिया वालों की हो गई है। आप लोग इस उससे बड़ी भूमिका इस वक्त आप मीडिया वालों की हो गई है। आप लोग इस मुल्क को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, आप लोग इस मुल्क को तबाह करने पर तुले हुए हैं। आपने पूरे मुल्क में हिंसा का माहौल आप लोगों ने पैदा कर दिया है। उन उपद्रवियों के पीछे के उपद्रवी आप हैं और आपके पीछे का उपद्रवी सफेद पोस्ट है। विशाल जी, ठीक है जी। बात जब लोगों से जुड़ा कोई मुद्दा है जिससे लोगों की जिंदगी मुतासिर हो रही है, उन मुद्दों पर बात करने का ये मौका होता है और ऑपोजिशन इसको लेकर कितना खुले तौर पर और कितना इसका पूरी ताकत के साथ इसकी मुखालफत करती है या नहीं करती, ये भी बताना हमारी जिम्मेदारी है। शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी शुभेंदु। देखिए, सबसे पहले तो मैं असित नाथ तिवारी जी की ही बात को कह देता हूं, सीधे सीधे किसी पर इल्जाम लगा देना कांग्रेस की पुरानी आदत है। और आज की तारीख में
जब वो किसी भी आंदोलन करने को तैयार नहीं है, उसके लायक नहीं है, उसके सामर्थ्य नहीं है, तो जो भी आंदोलन हो रहा हो उसके साथ खड़े हो जाते हैं। हिजाब आंदोलन, किसान आंदोलन, बिहार के अंदर रिक्रूटमेंट आंदोलन, रेलवे, ऐसे बहुत सारे आपने सीए आंदोलन देखे, हर जगह पे ये खड़े मिलेंगे। अभी राजस्थान के अंदर कल इतनी इनकी सरकार के रहते हुए इतनी दुकानें जला दी गई, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। अरे ये मीडिया है जो सच दिखाता है और आपसे और हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। मैंने आपको बताया उपद्रवी हमने खुद कहा, और आपको बता दूं फ्राइडे वाले दिन 5 उपद्रवी बजरंग दल के थे, उनको गिरफ्तार किया गया। बात कहने में और इमोशनल बोलने में असित नाथ तिवारी जी कुछ भी होता है। ठीक है, कोई एक मामला नहीं हुआ ना जिसमें एक मामला नहीं है, लगातार जिन्होंने इस हलाल मीट के ऊपर कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करी, उनको गिरफ्तार किया गया, आज भी गिरफ्तार है। और अवस्थी जी वो तो एक दंगा हो गया जहां गिरफ्तारी हुई, लेकिन ये बजरंग दल, राम सेना, हिंदू जागरण संस्थे, यहाँ के सब संस्थाओं को खुली छूट दी गई है। मुख्यमंत्री जुबान नहीं खोल रहे हैं, कम से कम एक बार बोल देते। देखिए कोरोना के समय में मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने एक मिनट असित नाथ, अभी उनसे हमारा संपर्क टूट गया है, थोड़ा नेटवर्क वीक लग रहा है। अब्दुल रजाक जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है वो हमारे साथ कर्नाटक से जुड़े, वो जवाब दे रहे हैं। अब्दुल रजाक साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे शुभेंदु शेखर जी के कहने पर? जी, क्या फर्क? मैं शुभेंदु जी से ये कहना चाहता हूं कि ये जो मुख्यमंत्री की खामोशी है, कहीं एक तरफ का इशारा है कि ये जो संगठन जाफरानी संगठन है, जैसे बजरंग दल हो गया, जैसे ये राम सेना हो गया, ये जो अलग अलग तरीके के एक नए हैं, इन सब लोगों को एक लाइसेंस मिले, जिस तरीके से एक लाइसेंस मिल गया हो। मुख्यमंत्री जी की खामोशी ऐसे है जैसे इन लोगों को लाइसेंस मिल गया हो, इसलिए ये हर दिन एक नई चीज लेके आ रहे हैं। ठीक है, असित नाथ तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। असित नाथ तिवारी, शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब कह रहे हैं कि राजस्थान में भी हालात गड़बड़ हुए, वहां पर गड़बड़ आखिर हालात हुए ही क्यों अगर सरकार इतनी चौकस थी तो। लेकिन मेरा मुद्दा अभी राजस्थान नहीं कर्नाटक है, लेकिन आपको उसको थोड़ा जवाब देना चाहिए। जी असित। सरकार चौकस थी तो गुजरात में दंगे क्यों हो गए? अब इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। उत्पाती पालिएगा हर जगह। अभी आपने मीडिया पे इल्जाम लगा दिया एक मिनट के अंदर, तो उत्पात मचाएगा। आपने मीडिया पे इल्जाम लगा दिया कि मीडिया ने कराया सब कुछ। अवस्थी साहब, मैं भी कह रहा हूँ कि इस देश को आग लगाने में मीडिया की जितनी बड़ी भूमिका है ना, गलत है। आप लोगों गलत है, पार्टी से कम मीडिया की इस देश को आग लगाने में। अभी तो कह रहा हूं, मैं आप लोगों की तरह नहीं हूं बयान से भाग जाऊं। यू टर्न आसन आप लोगों ने सीखा है, सलवारी बाबा आप लोग बनते हैं, हम नहीं बनते। हमने कहा तो उस पर सोच समझ के बोलते हैं और उस पर अड़े रहते हैं। हम सलवारी बाबाओं के भक्त नहीं होते, सलवार पहन के भागने वाले। इसलिए सुनिए, यही हालत के कारण कांग्रेस हर जगह आपने सुनिए ना साहब, सुनिए आप किस हालत के कारण 54 साल तक जनता ने आपको गड्ढे में फेंका था? बता दीजिए कौन से कुकर्म आपने किए थे कि गड्ढे में 56 साल तक आप लोग फेंके गए थे? 6-7 साल से सत्ता में आए, इतना अहंकार 38% वोट के साथ सत्ता में आप हैं। हम उस पार्टी के नेता हैं जो 86% वोट के साथ सत्ता में रहे हैं। आप मात्र 38% वोट के साथ अभी अपनी प्रचंड स्थिति में देश में मात्र 38% वोट के साथ सत्ता में है। हम 86% वोट के साथ इस देश में सत्ता में रहे हैं। कहीं नहीं टिकिएगा। 7 साल की सत्ता में अहंकार मत पालिए, मत पालिए। होता है और भाई साहब के पास 86% वो आज 0% वोट पे आ गई है। देखिए शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब और असित नाथ तिवारी, में आप दोनों से कहना चाहूंगा कि सत्ता में रहना ही सिर्फ सियासत नहीं होती है। अगर सत्ता में या इक़्तिदार में रहते हुए कोई पॉलिसीज बनाता है तो उसमें अपोजिशन का रोल होता है। सवाल यहां पर यह भी है कि अपोजिशन क्या वाकई उतनी मजबूत है? क्या अपोजिशन सड़कों पर एंड उस मौके पर आ रहा है जब जरूरत है, या वो ड्राइंग रूम में बैठकर पॉलिसी बना रहा है? ये एक बहुत अहम बात है। मैं जेडीएस के लीडर हमारे साथ मौजूद है नूर अहमद साहब, आपके साथ कांग्रेस भी वहां से एक सेकंड, बढ़िया सवाल है आपका। नूर अहमद साहब के पास में आता हूं, फिर असित आपके पास आऊंगा। नूर अहमद साहब, क्या कर्नाटक में जिस तरह अपोजिशन को अपनी ताकत दिखानी चाहिए, अगर या तो आप इस बात पे खड़े हो जाइए कि भाई ये लोग जो कह रहे हैं वो सही है, और इतना ही नहीं है, शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब को बताना चाहता हूं कि सेंटर में जो मिनिस्टर हैं शोभा वंडलाजे, शोभा कलंदराजे जी, तो उन्होंने भी कहा है कि भाई हलाल मीट हिंदू क्यों खाएं, हिंदुओं को हलाल मीट नहीं खाना चाहिए। आप कह रहे थे हमारी पार्टी के कोई मतलब कि मैंने सिर्फ ये आपको जानकारी के बता दिया। ईश्वरप्पा कर्नाटक कैबिनेट मिनिस्टर है,
वो लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं, वो लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं। नूर अहमद साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या कर्नाटक में अपोजिशन कमजोर है? अगर अपोजिशन पार्टी को, जेडीएस को लगता है कि ये जो कैंपेन है ये सही है तो उसकी तरफ हो जाए, या अगर लगता है कि ये कैंपेन डिविजिव है तो फिर उसके खिलाफ खुलकर बोले। अपोजिशन ऐसे मामले में खामोश क्यों रहता है? मैं तो ये शान से कहना चाहता हूं कि मैं इस पार्टी में हूं जिस पार्टी के नेता एचडी कुमारस्वामी साहब टेबल ठोक के असेंबली में और असेंबली के बाहर इस मुद्दे को लेकर चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी सो रही है। वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष डीके शिव कुमार साहब खुद कहते हैं कि बात मत करो, ये वो इसलिए डर रहे हैं कि वो हिंदू के वोट उनके पार्टी को ना आए। बस यही असद क्या इस बात का डर हमेशा रहता है कि अगर मुद्दों के साथ खड़े हो जाएंगे तो हमारा वोट बैंक चला जाएगा? मुद्दों के साथ कांग्रेस पार्टी नहीं खड़ी है। इस बात का डर नहीं रहता है, हमें इस बात का डर रहता है कि हम सांप्रदायिक एजेंडे को हवा देंगे तो ये समाज बटेगा। हम इस समाज को बांटना नहीं चाहते। बात नहीं हो दे रहे। इनका क्या है कि जैसे ही हिंदू मुस्लिम देखते हैं ये लोग कूद पड़ते हैं, ये कूद पड़ते हैं कि इसमें खूब आग लगा दो, खूब हवा दो, खूब आग लगाओ समाज को। हम चाहते हैं कि इसमें शांत रहो, दोनों पक्षों को मिलाओ, इसे राजनीतिक मुद्दा मत बनाओ, नहीं तो समाज में हिंसा फैलेगी। इनका काम है हिंसा फैलाना। 2-4 लाशें गिर जाएंगी, 2-4 बस्तियां फूक जाएंगी, इनके 10-20 विधायक चुन लिए जाएंगे। लाशों पर विधायक खड़े, ये लोग दैत्यों से कम नहीं है, राक्षसों से कम नहीं है साहब। शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब, हम बिल्कुल कह रहे हैं ऐसी जीत नहीं चाहिए जिसमें किसी की हत्या पर विधायक जीतता है। बस्तियां फूंक के विधायक जिताना ना बाबा हमें मंजूर नहीं है, लेकिन इनका हर विधायक लाशों पर खड़ा होता है। 10-20 बस्तियां फूंकवा के ये लोग विधायक मुझे लगता है आप थोड़ा एग्जैजरेट कर जा रहे हैं। देश चाहिए, आप थोड़ा एग्जैजरेट कर जा रहे हैं, इसकी अखंडता चाहिए। आप थोड़ा एग्जैजरेट कर जा रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि कोई भी मुद्दा, अगर मुद्दे को हम कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेंगे तो वो मुद्दा शांत नहीं पड़ेगा। या तो हमें इस मुद्दे के साथ खड़ा रहना होगा या हमें उसकी मुखालिफत में आवाज बुलंद करनी होगी। मुद्दा है नहीं विशाल जी, मुद्दा है नहीं, मुद्दा है ही नहीं, ये तो मुद्दा है नहीं। संविधान का 21वां अनुच्छेद मुझे पूरी आजादी देता है कि मैं अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार खाना खा सकूं। ये मुझे संविधान ने राइट दिया है। किसी गुंडे मवाली की धमकी से मैं डर के संविधान। लेकिन क्या ये मुद्दा नहीं है कि जबरदस्ती किसी की दुकान बंद कराई जाए, जबरदस्ती किसी को पीटा जाए, उसके खिलाफ तो खड़े हो सकते हैं। चल रहा है इसीलिए तो उन गुंडों को जेल भेजो, उन गुंडों को जेल भेजो। बात बड़ी सीधी है। कायर सरकार होगी, निकम्मी सरकार होगी, अपराधियों की सरकार होगी तो गुंडों की गुंडाई सर चढ़ के बोलेगी। और कानून को मानने वाली मजबूत सरकार होगी तो गुंडे गुंडाई नहीं करेंगे। कायरों की सरकार है, गुंडे हावी हैं। निकम्मी सरकार, चलिए सरकार की जिम्मेदारी है, चूंकि किसी भी स्टेट का ये सपना होता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां उसके स्टेट में इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन उसी स्टेट की जब बड़े कॉर्पोरेट लीडर ये कह रहे हैं कि वजीर आला साहब, सीएम साहब ऐसे राजनीति को फैलने से रोकिए, वरना आईटी बीटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के जो हम लीडर बन रहे हैं हमारे हाथ से ये छिन जाएगा। ये कर्नाटक की तरक्की के लिए बहुत अहम सवाल है कि क्या आपको बटे हुए कर्नाटक में सुस्त रफ्तार तरक्की चाहिए या बढ़ती हुई तरक्की चाहिए। इसी पर चुटकी लेते हुए केटीआर जो तेलंगाना के आईटी मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि कर्नाटक में क्या हो रहा है, हम आईटी कंपनियों को अपने यहां इन्वेस्ट करने की दावत देते हैं। फिलहाल आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।